अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने हमारे विशेषज्ञ अजय बग्गा साहब कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। और बग्गा साहब से हमें ढेर सारी बातें करनी, कमोडिटीज़ के बढ़ते दामों पर, दुनिया भर के बाजारों पर। सबसे पहले शुरुआत पिछले हफ्ते के ढेर सारे इकोनॉमी के आंकड़ों पर। बग्गा साहब गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सर, पिछले हफ्ते हमने देखा अमेरिका में जितने खराब आंकड़े आए इकोनॉमी के, उतने लोग खुश हो रहे हैं, उतना बाजार बढ़ रहे हैं। अरे वाह, बेरोजगारी बढ़ रही है, बहुत बढ़िया। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस घट रहा है, बहुत बढ़िया। मतलब ये क्या हो रहा है? इकोनॉमी खराब, बाजार ऊपर, ऐसा कैसे? नहीं अनिल जी, देखिए बहुत आसान चीज़ है कि इकोनॉमी अगर नीचे जाती है तो फेड का रेट हाइक की जो मंशा है वो खत्म हो जाती है। तो इसीलिए मार्केट सेलिब्रेट कर रहे थे जब फ्राइडे के आंकड़े आए। तो फ्राइडे को जो उनके जॉब का डेटा आया वो अनुमान से ज़्यादा था। 187,000 जॉब थे। बट उससे एक लेवल नीचे अगर आप देखें, अनएम्प्लॉयमेंट 3.5 से 3.8%। तो वो बहुत महीनों के बाद वो अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा बढ़ा। पार्टिसिपेशन रेट, लेबर पार्टिसिपेशन रेट वो बढ़ गया। और जो वेज ग्रोथ है, महीने दर महीने तनख्वाहों में जो वृद्धि थी वो 0.2 पे आ गई। तो 0.2 को अगर आप एनुअलाइज करके देखें तो 2-2.5% का लगता है मोमेंटम वेजेस की तरफ। और वेज ग्रोथ पे चिंता हर वक्त फेड के चेयरमैन पावल जताते रहते हैं। उससे भी एक थर्ड ऑर्डर इफेक्ट जो था अनिल जी, फिर से जून और जुलाई की नौकरियों का जो आंकड़ा था उसमें कटौती की गई, बहुत बड़ी कटौती की गई। और अगर आप जनवरी से लेकर जुलाई तक के नंबर देखें तो लगभग 20 लाख नौकरियां बनी। उसमें से 3.5 लाख नौकरियां काट दी गई हैं कि ये एरर था कैलकुलेशन में। अब ये एरर क्यों आता है? क्योंकि जो अगर 100 कंपनियों को ये सर्वे भेजते हैं, लगभग 30 कंपनियां रिवर्ट करती हैं। तो ये डेटा 2 से 3 बारी इनको मॉडिफाई करना पड़ता है जब बेटर डेटा इनको मिलता है। ऐसा नहीं है कि ईपीएफओ जैसा, हमारा ईपीएफओ से हम बता देते हैं भाई ऑर्गेनाइज्ड इतनी नौकरियां इस क्वार्टर में लगी भारत में, वैसा आंकड़ा इनके पास नहीं है, या वो टाइम से आता है। और ये जब नौकरियों का नंबर आ जाता है वो बड़ी जल्दी आता है। तो इसलिए ये करेक्शन आते रहते हैं। ये करेक्शन क्या दर्शा रहे हैं कि शायद इकोनॉमी उतनी तेज नहीं है जितना फेड सोच रहा था। दूसरा, थोड़ा सा लेबर के इनकम में वृद्धि में कटौती आ रही है। तीसरा, इससे क्या होता है कि सितंबर में तो लगभग तय है, 90% प्रोबेबिलिटी हो गया सितंबर में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे रेट से। सितंबर में पॉज है। नवंबर में भी अब 40% की प्रोबेबिलिटी रह गई है कि रेट हाइक आ सकता है। बट ज्यादातर अब यही सोच है कि रेट हाइक हो गया, यहां से ज्यादा बढ़ाएंगे तो रिसेशन की आशंका हो सकती है। इकोनॉमी अभी अच्छी चल रही है, उसके साथ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और तनख्वाहें घट रही हैं लोगों की। कंज्यूमर यूएस का स्ट्रांग है, 0.8% वृद्धि हुई कंजम्पशन में। तो कंज्यूमर अभी भी स्ट्रांग है, उसको आप बुलंद रहने दीजिए और इससे ज्यादा रेट मत बढ़ाइए। तो यही मार्केट ने बोला। अब क्या ये तय है? बिल्कुल तय नहीं है। 13 सितंबर को इन्फ्लेशन का आंकड़ा आएगा, वो देखना पड़ेगा। फिर 20 सितंबर को फेड की बैठक है और फिर अगली बैठक 1 नवंबर को होगी, जब सितंबर के भी आंकड़े हमें अक्टूबर में मिल चुके होंगे। तो अभी 2 महीने और इस तरह का ट्रेंड बहुत जरूरी है कि रहे। और इसमें एक आशंका जो है वो तेल से है, वो बाद में बात करते हैं थोड़े कॉल्स लेके। आइए कमोडिटीज़ की बात निकली तो एक बार बग्गा साहब से भी राय ली जाए। सर, कच्चे तेल के दाम फिर से $90 के आसपास पहुंचते हुए दिख रहे, थोड़ा तनाव का विषय है क्या? और साथ ही अब धीमे धीमे केमिकल्स, मेटल्स, सबके दामों में वापस जो मजबूती आ रही है, क्या असर पड़ते हुए देख रहे हैं सर आप इसका? तीन कारण हैं अनिल जी। एक तो फंडामेंटली जो चाइना का स्टिमुलस धीरे धीरे करके आ रहा है, उस पे उम्मीद पे चल रहा है। वो स्टिमुलस अभी तक बहुत इनएडिक्वेट है, बहुत कम है। अब जैसे उन्होंने करेंसी के लिए बोला बैंक्स को
कि आप 6% की जगह 4% रिजर्व रख सकते हैं फॉरेन करेंसी के, और उससे केवल $16 बिलियन रिलीज होते हैं। बट उनकी करेंसी थोड़ी भाग गई, 0.2% ऊपर हो गई। वैसे ही जो मॉर्टगेज के रेट्स में कटौती कर रहे हैं और होम ओनरशिप में डाउन पेमेंट्स में कटौती की है, वो सेंटिमेंटली ठीक है। बट जो गड़बड़ है चाइना की इकोनॉमी में ओवर लेवरेज का, वो एड्रेस नहीं कर रहे। बट दूसरा जो कारण इससे आता है कि एक चाइना का सेंटिमेंट आया, दूसरा बहुत शॉर्ट था मार्केट, तो वो जल्दी से शॉर्ट स्क्वीज हो गया और हमने देखा तेजी से कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़े। फंडामेंटली क्या तब्दीली आई है, मेरे ख्याल से नहीं। मैं कहूँगा अभी थोड़ा कॉशन का समय है कमोडिटीज में। और तीसरा है तेल पे स्ट्रेट। दोनों रशिया और सऊदी ने अनाउंस किया कि कटौती जारी रहेगी, और रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नोवाक, उन्होंने कहा कि और कटौती करेंगे, इस हफ्ते वो ऐलान करेंगे। अब मार्केट बिल्कुल समतल है, बैलेंस्ड मार्केट है। इस मार्केट में अगर रशियन सप्लाई कम होती है तो प्रॉब्लम आती है, इसलिए ये क्रूड के प्राइसेस दौड़ रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि चाइना का बहुत दमदार रिकवरी आ गया, उसके चलते कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने चाहिए। उल्टा इसमें इशू है सप्लाई का, और सऊदी रशिया का एक पॉलिटिकल गैम्बिट जरूर रहेगा। वो चाहेंगे कि ट्रंप लौट के आए, और ये भी हो सकता है कि गेम खेली जाए कि इन्फ्लेशन बढ़ाई जाए और यूएस इकोनॉमी को किसी तरह से मंदी की तरफ अग्रसर करे अगले साल के इलेक्शन के लिए। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आप इसको कह सकते हैं, बहुत लंबी खेल है। और बाइडन भी मंझे हुए खिलाड़ी है, वो ज़रूर अपना और रिजर्व्स रिलीज करेंगे और इन्फ्लेशन नहीं बढ़ने देंगे। बट इस सब से फायदा क्या आएगा कि फेड को रेट हाइक का ज़रूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये तेल की कीमतें बढ़ी, इकोनॉमीज में मंदी आई, तो अपने आप ही डिमांड डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो हमें लगा था कि 90 एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा ब्रेंट के लिए, और उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। बट इस हफ्ते लग रहा है वो ब्रेक हो जाएगा अनिल जी, और ये तो 100 की तरफ भी बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत शॉर्ट पोजीशंस जल्दी से कवर हो रही है तेल के मार्केट में। इसमें फंडामेंटल मूव कुछ नहीं है, कटौती की बात है सऊदी और रशिया की, और दूसरा जो पोजीशनिंग था मार्केट का वो बहुत बेरिश था, वो कॉट आउट हो गया है। जल्दी से एक बार बग्गा साहब से राय ले ली जाए हमारे इन्फ्लेशन पर। बग्गा साहब, बढ़ता हुआ कच्चा तेल और खाने पीने की चीज़ें कोई दाम भी जो थोड़े बढ़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सर हमारा आउटलुक? अनिल जी देखिए, जो ये बुआई हुई है, एरिया अंडर कल्टीवेशन जो रहा है वो 8% कम रहा है, और ज़्यादातर अगस्त तक हो जाता है। जो भी किसानों ने बुआई करनी होती है वो ज़्यादातर हो जाता है। इसलिए आपने जैसे मेंशन किया ये दालों की कीमतें बढ़ रही हैं, तो ओवरऑल एक संकट ज़रूर है एग्रीकल्चर क्षेत्र पे। 3.5% की ग्रोथ आई फर्स्ट क्वार्टर में, जो 5% से कम होके 3.5 आई। तो ये इशू आ रही है जरूर एग्रीकल्चर की। और दूसरा, जो भारत ने प्रतिबंध लगाया एक्सपोर्ट्स पे, उसके चलते भी जैसे चावल 15% बढ़ गया एशिया में, क्योंकि भारत का चावल एक्सपोर्ट होना बंद कर दिया गया। तो ये कीमतों पे असर जरूर आएगा, एग्री कमोडिटीज पे जरूर संकट है। कनाडा में वीट का क्रॉप बहुत बुरा आया है, रशिया और यूक्रेन का उतना सप्लाई नहीं आ रहा वीट का। तो ये सब इश्यूज जरूर आ रहे हैं, और इससे हमारे इन्फ्लेशन पे भी एक असर पड़ेगा। पिछले हफ्ते गवर्नर साहब ने जरूर कहा था कि ऑलरेडी टमाटर की कीमतें कम हो गई हैं, और हमें लगता है यहाँ से कम होगा सब खाद्य पदार्थों की कीमत। तो एक जो बड़ा इशू है, क्यों हमारा इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, जैसे आपने 200 रुपए सिलेंडर की कीमतों में कटौती देखी थी, वैसे ही तेल और डीजल में आप कटौती देखेंगे अगले 1 या 2 महीने के बाद इलेक्शंस के चलते। तो मुझे लगता है इन्फ्लेशन तो हम कवर कर पाएंगे, बट फिस्कल डेफिसिट पे जरूर असर आएगा उसके करने का। दालें भी भारत सरकार खरीद रही है जहां जहां से मिल रहे हैं, और कोशिश तो रहेगी कि वो सेंट्रल पूल से रिलीज करके इन्फ्लेशन को काबू रखें।
इलेक्शन के साल में। तो ओवरऑल कोई ज़्यादा घबराहट की बात नहीं है, बट डिमांड सप्लाई के तौर पे एग्री कमोडिटीज़ में सप्लाई कम हो रही है।